हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 9 में विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 है ल्हासा की ओर। तो ल्हासा की ओर इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। तो मैं शुरू कर रही हूं बेटा पाठ। पार्ट दो है हमारे पास ल्हासा की ओर। इसमें बेटा ये एक वृत्तांत है, यात्रा का वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत होता है जो यात्री जहां यात्रा कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे ल्हासा की ओर, ल्हासा के बारे में बात की जा रही है। ल्हासा एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहां पे है, इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा, उनकी जो यात्रा थी, कौन सी यात्रा, पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगों के वेश में की थी। अब उस समय क्या था, उस समय जो भारतीय थे वो वहां पे नहीं जा सकते थे। उनको तिब्बत की यात्रा की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। अनुमति मीन्स कि उनको आज्ञा नहीं थी, वो वहां पे यात्रा नहीं कर सकते थे। तो उस समय की 1929 और 30 की बात यहाँ पे की जा रही है कि उनकी जो पहली तिब्बत यात्रा थी राहुल जी की, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो है, उनकी यात्रा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्होंने उस समय जो यात्रा की थी, उस समय उनका जो वेश था, तो उनको कौन सा वेश धारण करना पड़ा था, भिखमंगों के समान, मतलब कि उनको भिखारी का वेश लेकर वो यात्रा उनको करनी पड़ी थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले जब फटे कलिंगपॉड का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। उस समय ये रास्ता नहीं था, तब एक ही रास्ता बना हुआ था। कौन सा, नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। तो सभी उस मुख्य रास्ते से जाते थे। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के जो लोग थे वो भी जाते थे। अब वहां पे इस रास्ते में नेपाल के लोगों के साथ साथ जो भारत के लोग थे वो भी उस समय वहीं से जाते थे। ये रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। जो सैनिक थे वो भी वहीं से जाते थे, जो व्यापारी लोग थे वो भी वहीं से निकलते थे, क्योंकि वही मुख्य रास्ता बना दिया गया था और तो कोई रास्ता नहीं था। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता था। तिब्बत में वहां पे जो लोग थे वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे, कोई जात पात नहीं करते थे। वहां पे सब लोग जो थे वो मिलजुल कर रहते थे। वहां की जो औरतें हैं वो बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती थी। वहां की जो औरतें थी वो बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती थी, वो बिल्कुल भी घूंघट नहीं निकालती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और जरूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देंगी। अब यहाँ पे हम पिछले पढ़ रहे हैं, पिछली लाइन में, कि वहां पे कोई छुआछूत नहीं होता था, कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई जात पात नहीं होती थी। वहां पे औरतें जो थी वो भी कोई पर्दा नहीं करती थी। लेकिन चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। मतलब जो भिखमंगों का वेश लेकर आते थे, है ना, जैसे, तो उन लोगों को कोई घर में नहीं आने देता था। अदरवाइज वहां पे ऐसा कुछ नहीं था जात पात का। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं। वैसे तो जो नहीं जान पहचान रहती थी उन लोगों की, वो भी घर के अंदर जा सकते थे। अगर आप लोग चाहें, मीन्स जो घर वाले हैं वो चाहें तो उन लोगों को चाय भी दे सकती थी। ऐसा जो घर की औरतें थी, घर की बहू थी या उनकी सास थी, तो वो उनको ऐसा कर सकती थी। ऐसी कोई मनाही नहीं थी। सिर्फ मनाही किस चीज की थी, जो भिखमंगे लोग होते थे उनको मनाही थी वहां जाने की। क्यों? क्योंकि उनको उनके ऊपर चोरी की आशंका रहती थी।
परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटियां राहदारी देकर थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। जो थोंडला के पहले था आखिरी वाला गांव, वो लोग पहुंच गए। अब राहदारी क्या होती है? राहदारी होती है जो राह की मतलब हमें टैक्स देना पड़ता है साथ में जो, ठीक है। तो आखिरी गांव में वो पहुंच गए। यहाँ सुमति मंगोल भिक्षु राहुल का जो दोस्त था उसकी पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस समय उनको अच्छी जगह मिली थी, लेकिन जब वो 5 साल के बाद लोग इसी रास्ते से लौटे थे तब उन्हें रहने की वहां अच्छी जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में उनको ठहरना पड़ा था। गरीब था कोई, उनकी झोपड़ी में उसको वहां पर समय बिताना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अब वहां पे उस समय वो कौन से भिखारी की वेशभूषा में नहीं थे, बल्कि वो भद्र वेश में थे, अच्छे वेश में थे, सभ्य वेश में थे। फिर अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। वो जो डांडे थे वो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों और गांव का नामो निशान नहीं था। अब वो इतनी ऊंचाई पे थी, दोनों तरफ क्या था, बिल्कुल भी कोई वहां पे लोग नहीं थे। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण वहां पे गांव मतलब लोगों का या गांव का कोई नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। अब वो कैसा स्थान था? वहां पे डाकू लोग जो थे वो छिपा करते थे, या वहां पे किसी अनजान लोगों को मार भी दिया जाए तो पता भी नहीं चल सकता था, इतनी खतरनाक वो स्थान था। तो जो डाकू थे वो वहां पे छिपा करते थे और सरकार की भी थोड़ी सी नरमी थी, क्योंकि वहां के लोगों को उस समय कोई भी कानून नहीं था, हथियार रखने के लिए कोई कानून नहीं था, तो सभी लोग अपने पास वहां पे क्या रखते थे? हथियार रखते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना रहता था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। अब वहां पे उन्होंने क्या देखा? ऐसे पहाड़ देखे जो बिना बर्फ के थे और बिना हरियाली के, उन्होंने बिल्कुल नंगे पहाड़ देखे और उत्तर की और पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। जो उत्तर के पहाड़ थे वहां पे उन्हें कुछ बर्फ देखने को मिली। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। अब जब वो उतर रहे थे नीचे तो क्या हुआ? उतरते समय जो लेखक थे उनका घोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, वो थोड़ा सुस्त हो गया था। तो क्या हुआ कि वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए। वो बाएं तरफ का जो रास्ता था वहां पे वो 1.5 मील आगे चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि वो तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर उन्होंने किसी से पता किया तो उन्हें पता चला कि लंकोर का जो रास्ता है वो तो दाहिने तरफ था, दाहिने तरफ वाला रास्ता था, तो वो तो गलती से बाएं तरफ वाले रास्ते पे चले गए थे। तो जब वो 1.5 मील आगे चले गए तो उन्हें पता चला कि जो सही रास्ता है वो दाहिने तरफ का रास्ता है। तब वो वहां से उन्होंने वापस खुद को मोड़ा, जिससे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज हो गए। अब लेखक 1.5 मील आगे चले गए थे, वहां से उनको आने में टाइम लगा, ऊपर से उनका घोड़ा जो था वो भी सुस्त हो गया था। अब सुमति को क्रोध आ गया, वो भी गुस्सा होने लगे, परंतु जल्द ही गुस्सा उनका ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। फिर वो वहां आए और लंकोर में वो अच्छे स्थान पर रुके। अब वे तिटी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा एक टापू था। सामने एक छोटी सी
पहाड़ी पड़ती थी जिसका नाम तिटी समाधि गिटी था। अब वहां पे एक समाधि पड़ रही थी, उसका नाम क्या था? तिटी समाधि गिटी। अब आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। अब सुमति जो था वो आसपास के गांव में बहुत सारे लोगों को जानते थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। अब सुमति जाना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक के मना करने पर वहां पे वो नहीं गए और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया कि वहां नहीं जाएंगे और लहासा पहुंचकर पैसे उनको दे देंगे। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह जब वो देर हो गई, उनको वो सुबह नहीं गए, तो क्या हुआ, जैसे जैसे धूप समय बढ़ता गया, धूप भी बढ़ती गई। अब उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा। वे पीठ पर अपनी चीजें लाद कर और हाथ में अपना सामान पकड़कर, अब उन्हें क्या करना पड़ा, अपना सामान जो था वो खुद उठाकर, क्योंकि उनको भारवाहक नहीं मिला वहां पे, तो उन्हें अपनी चीजें जो थी वो खुद उठानी पड़ी और हाथ में डंडा लिए वो चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विहार की ओर चलने को कहा। अब सुमति जो थे वो किसी यजमान से मिलना चाहते थे वहां पे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहाना बनाकर टोकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बंटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अब ये वो जो जागीरें हैं वहां की, उनका जो बड़ा हिस्सा है वो किसके पास है, मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। जो लोग थे वो खुद भी खेती करता था, जागीरदार थे वो खुद भी खेती करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे, जिसके लिए उनको मजदूर जो थे वो बिल्कुल वैसे ही मिल जाते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। अब लेखक वहां पे किससे मिले, शेखर की खेती के जो मुखिया थे भिक्षु नमसे से वो मिले। वहां एक अच्छा मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था, वहां पे बहुत अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित, जिसमें बुद्ध वचन की हाथों द्वारा लिखित हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। वहां पे हाथों के द्वारा लिखी हुई 103 पोथियां थी, तो जिसको लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा। अब उसी दौरान क्या हुआ कि सुमति ने अपने आसपास के जो यजमान थे उनसे मिलकर आने के लिए कहा, जिसे लेखक ने मान लिया। सुमति ने कहा कि वो जो यजमान है उनसे मिल आएंगे, तो लेखक उस चीज के लिए मान गए कि सही है, ठीक है, आप मिलकर आइए। दोपहर तक सुमति वापस आ गए, चूंकि तिटी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। अब शाम दोपहर तक वो वापस भी आ गए, क्योंकि वो स्थान जो था तिटी जगह थी, नाम था, तो वो ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। अब यहाँ पे हम सुमति के बारे में आपको बता दें कि सुमति का जो परिचय है वो सुमति वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला, जो एक मंगोल भिक्षु था। यात्रा के दौरान उनको मिला था, वो क्या था, एक मंगोल भिक्षु था। उनका नाम लोबस्टॉक था, उनका नाम लोबस्टॉक था। इसका अर्थ है सुमति प्रजय, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा था। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए उसको सुमति के नाम से पुकारा था। तो ये था हमारा पाठ 2 लहासा की ओर। धन्यवाद।